हेलो दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपना अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आरसीसी। और इसमें वीडियोस मैंने पहले भी बना रखी हैं आरसीसी की, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी और सिलेबस में कुछ बदलाव आया था, तो उसको एकदम बिल्कुल अपडेट करके मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी ये जो वीडियो चलेंगी आपकी यूट्यूब पर चलेंगी, लेकिन कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ने के लिए एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। कहाँ से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और कहाँ से देखना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोस पहले भी आप मेरी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और जानते हैं। बस सिलेबस को अपडेट करते हुए मैं आरसीसी को फिर से नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। इतना भी मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी वीडियो इतनी ज़रूर यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी कि आप पास हो जाएंगे एग्जाम। लेकिन एक सिलेबस को अच्छे तरीके से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो जो है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है आपका, देखिए। सबसे पहला, देखिए, आप सब्जेक्ट आपका जो है वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। और इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने है, सबसे पहला जो चैप्टर आपका यूं कह सकते हैं वह इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बातें जो है, देखिए, मैं सिलेबस को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बिना सिलेबस के आपको देखिए मैं कहीं इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो सिलेबस, क्योंकि इधर उधर के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं आउट हूं लाइन से और आप भी लाइन से आउट हो जाएं, ठीक है ना। चीजों को अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और चेंज फील करिए अपने अंदर कि आपने असल में डिजाइन सीखा या नहीं सीखा। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका है वो इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी के बारे में। दूसरा जो टॉपिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही समझना है वो रेनफोर्सिंग मटेरियल के बारे में है कि रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या क्या है। और उसमें बात की गई है कि रेनफोर्सिंग मटेरियल में सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल। और दूसरा बात किया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, HYSD स्टील, NTMT बार्स, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग तीसरी बात करेंगे लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं इनमें लेक्चर्स में। और क्या बातें करेंगे, कैसे समझेंगे पूरे सिलेबस को, वन बाय वन चीजों को आप लोग देखते रहिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। देखिए, आरसीसी क्या है, तो देखिए आरसीसी का पूरा नाम हमने यहाँ लिख रखा है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दैट मींस सिंपल सीमेंट कंक्रीट आप पढ़ चुके हैं। आप, मैं चीजों को एक्सप्लेन नीचे कर रहा हूँ, टॉपिक्स आपको ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, आपने सीमेंट कंक्रीट ऑलरेडी क्या किया है, पढ़ रखा है। सीमेंट कंक्रीट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब सीमेंट कंक्रीट में देखिए सबसे इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। ये एक तरह का, असल में आपने जब पढ़ा था इसको तो आपने देखा था एक तरह का आर्टिफिशियल स्टोन था। ये क्या था, ये आर्टिफिशियल स्टोन था। आर्टिफिशियल स्टोन का मतलब होता है एक कृत्रिम पत्थर। कृत्रिम पत्थर मतलब आप स्टोन से चीजें बनाते थे, उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन करते थे उनका, कि स्टोन को तोड़ तोड़ करके वॉल बनाना, छतें बनाना, मजबूत किले बन जाते थे पुराने समय में। लेकिन आज जगह की कमी है, हम चाहते हैं स्टोन हमें, हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में बना बनाया क्या हो जाए, मिल जाए। तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल स्टोन चाहते थे, तो हमने सीमेंट कंक्रीट बनाया। कंक्रीट सभी लोग परिचित है, सब लोग जानते हैं कि कंक्रीट क्या होती है, उससे सब लोग परिचित हैं। तो अब कंक्रीट में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। कौन कौन सी, काफी क्वालिटीज थी इसके अंदर। और सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो थी, इसकी जो होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ, वो काफी हाई थी। कंप्रेशन स्ट्रेंथ काफी हाई थी इसके अंदर, कंक्रीट के अंदर बहुत ही अच्छी कंप्रेशन स्ट्रेंथ थी। लेकिन अगर कहीं पर यूज करना है किसी स्ट्रक्चर को, तो केवल कंप्रेशन स्ट्रेंथ से तो काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ, इस कंप्रेशन स्ट्रेंथ के साथ साथ, उसमें आपको टेंसाइल, टेंसाइल, शियर और भी कई टाइप की, फ्लेक्जरल, आप कई टाइप से इसको कह सकते हैं, फ्लेक्जरल, ये सारी स्ट्रेंथ का पाया जाना बहुत जरूरी है। टेंसाइल हो, शियर हो, फ्लेक्जरल हो, इन तीनों स्ट्रेंथ का पाया जाना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी पदार्थ के अंदर किसी स्ट्रेंथ की कमी है, लाइक उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं पाई जा रही है, तो आप बाहर से उसको कुछ उसमें जोड़ करके उसमें वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं। मतलब आपके अंदर कोई चीज, जैसे लाइक आपकी मसल्स नहीं बन रही थी, ठीक है ना, तो आपने उसके लिए आप, जैसे कई बार
मसल्स का एग्जांपल ये भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो सप्लीमेंट का काम करता है। रेनफोर्समेंट मतलब वो समथिंग फिजिकल विच इज एडेड टू ए मटेरियल टू इनहैंस इट्स स्ट्रेंथ, मतलब हुआ कि समथिंग फिजिकल विच इज एडेड टू अ मटेरियल टू इनहैंस इट स्ट्रेंथ, मतलब किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई फिजिकल चीज जो उससे जोड़ दी गई हो, जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, उस चीज को कहते हैं रेनफोर्समेंट करना। यानी कंक्रीट के अंदर काफी अच्छी कंप्रेशन स्ट्रेंथ थी, लेकिन हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी 3 स्ट्रेंथ की, तो इन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें इसमें लगाना पड़ा क्या, कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट के रूप में हमने यूज क्या किया, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। देखिए, आपने जब आरसीसी को बोला तो आरसीसी असल में सीमेंट कंक्रीट में ही कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट करके बनाया गया है। सीमेंट कंक्रीट में ही रेनफोर्समेंट किया गया। हेलो, हिंदी नाम ले लूं, प्रबलन दिया गया। प्रबलन का मतलब क्या होता है, बाहर से उसको बल देने को कहते हैं, उसको प्रबलित करना। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी कंक्रीट जिसको बाहर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे दी गई हो। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपने सीमेंट कंक्रीट को रेनफोर्स्ड कर दिया तो वो हो गई रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स किस चीज से करेंगे और वही चीज से क्यों करेंगे, इस पर बात अगले टॉपिक में की गई है। अगला टॉपिक है आपका रेनफोर्समेंट मटेरियल, मतलब कंक्रीट की ये सारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने किन पदार्थों का प्रयोग किया, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, सीमेंट कंक्रीट क्या है, इस पर ज्यादा डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूं, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको पहले बहुत ज्यादा सीमेंट कंक्रीट के बारे में बताया गया, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एग्जाम में आपके सीमेंट कंक्रीट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम भी आप ऑलरेडी दे चुके हैं। बात समझ में आ रही ना? मतलब आप उसका एग्जाम भी दे चुके हैं, उसको पढ़ भी चुके हैं, इसलिए उसकी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है। तो आप यहां से इस चीज को समझ लीजिए कि अब हमें केवल सीमेंट कंक्रीट पर नहीं जाना, बल्कि अब उसमें रेनफोर्समेंट करके पढ़ना। अब चलिए चीजों को हम लोग देखते हैं वन बाय वन, क्या हिसाब किताब है इसका। देखिए, आइए देखते हैं। चलिए, अब अगला चीज कह रहा है हम लोग का रेनफोर्समेंट मटेरियल। रेनफोर्समेंट मटेरियल का मतलब हुआ द मटेरियल विच हैज टू बी यूज्ड एज रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के रेनफोर्समेंट के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाना है उनको रेनफोर्समेंट मटेरियल कहते हैं। अब वो रेनफोर्समेंट मटेरियल में क्या होते हैं, देखिए, अब बहुत शुरुआत में रेनफोर्समेंट के लिए किसका यूज किया गया, बैम्बू मतलब बांस का यूज किया गया। आज भी जो मिट्टी के मकान थे बनते हैं, अभी भी बहुत जगहों पे गांव में जाएंगे तो मिट्टी के मकान बनते हैं। तो मिट्टी के जो मकान होते हैं उन मकानों में छतों वगैरह में लकड़ी और बांस को डाल डाल करके उसमें छतें बनाई जाती हैं, दरवाजा खिड़कियां बनाई जाती हैं। मतलब बांस का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अधिक होता है, तो उसकी उस स्ट्रेंथ का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लेते हैं। तो बंबू का रेनफोर्समेंट भी काफी समय से होता आ रहा है, बांस का भी रेनफोर्समेंट होता आ रहा है, लेकिन अच्छा, अभी आरसीसी में भी कई जगह जहां पर हल्के, जैसे नालियां वालियां सड़क की बनानी है, या कोई हल्का स्ट्रक्चर जिसमें स्केलेटन बस तैयार रहे। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। रेनफोर्समेंट केवल मजबूती नहीं देता है, जैसे आपके अंदर हड्डी क्या करती है, आपके बॉडी में हड्डी का क्या काम है, बोन्स का क्या काम है। तो पहला काम कि वो आपको मजबूती देती है, मतलब कोई भी चीज से आपको मतलब टकराने की क्षमता देती है। दूसरा, आपका शरीर खड़ा ही नहीं हो पाएगा हड्डियों के बिना। मजबूती देना, चलिए ठीक है, अगर हमारी शरीर हड्डी खड़ी रहती पूरी पूरी शरीर, बाद में उसमें हड्डी डाला जाता कि चलो हड्डी डालने से मजबूती आएगी। मजबूती के साथ साथ वो आपको एक स्केलेटन भी प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा भी तैयार कराते हैं। तो जहां मजबूती की जरूरत नहीं, केवल ढांचे की जरूरत है, वहां आज भी किसका यूज कर दिया जाता है, बंबू का, क्योंकि ये काफी सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है, स्टील के कंपेयर में तो बहुत ही सस्ता है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट में बंबू का यूज किया गया, तो फिर क्या अंतर हुआ, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी इसकी। इसकी भी टेंशन, बंबू को खींच करके तोड़ना, बांस को खींच करके तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी अच्छी रहती है, तो कई जगह पर इसका भी यूज किया गया, लेकिन आप जानते हैं ये लंबे समय तक नहीं टिक पाया। मतलब जहां पर जिस स्ट्रक्चर में यूज हुआ था वहां कुछ समय के बाद इसमें सड़न आने लगी, दिक्कत आने लगी, तो लंबे समय तक बांस नहीं टिक पाया। तो लंबे समय तक हमारे लिए कई सारे मेटल्स अवेलेबल थे, बट स्टील जो था वो सबसे सूटेबल हमें मिला। स्टील सबसे सूटेबल, मेटल तो बहुत सारे थे,
एल्युमिनियम था, ब्रॉस था, कॉपर था, और भी रॉट आयरन था, उसके बाद कास्ट आयरन, बहुत सारे स्टील के चीजें बनी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इस आयरन की ही प्रोडक्ट ये सब थे, जो कुछ नाम मैंने लिए वो सब आयरन के प्रोडक्ट थे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टील था वही सुटेबल क्यों। स्टील देखिए क्या होता है, स्टील वो होता है जिसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि स्टील में ऐसा क्या खास होता है। देखिए जब भी लोहा निकाला जाता है ना, कहीं किसी ओर से, ओर मतलब जहां अयस्क जिसको बोलते हैं, ओर मतलब होता है अयस्क, ओर मतलब होता है अयस्क। किसी भी मेटल को निकालने के लिए उसके ओर की जरूरत है। जैसे एल्युमिनियम का ओर जो है वो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से आप एल्युमिनियम निकालते हैं। इसी तरह लोहे को निकालने के लिए उसके कई ओर यानी अयस्क होते हैं। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, पायराइट है, कई सारे इसके ओर पाए जाते हैं। और इस ओर से जब लोहा निकाला जाता है तो काफी इम्प्योर रहता है, लाइक उसमें कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा रहता है और बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती हैं। तो जब उसको प्योरीफाई किया जाता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है वो स्टील आयरन का सबसे जो है वो सुधरा हुआ, या सबसे यूं कह सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फिर हमने रॉट आयरन का यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज देखिए कार्बन कंटेंट में कमी लाना, अब देखिए ये स्टील की जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ वो आपके आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी नहीं है, अपने बिल्डिंग मटेरियल में भी इसको पढ़ रखा होगा। लेकिन जो आपका स्टील होता है ना, उसमें कार्बन की एक संतुलित मात्रा होती है। संतुलित मात्रा का मतलब, कार्बन की संतुलित मात्रा का मतलब हुआ कि इसमें कम से कम अगर स्टील की बात करें तो 0.25% से लेकर के आगे ऊपर स्टील होती है लगभग 1% या 1.5% तक। 0.25% से ऊपर स्टील होती है लगभग 1.5% तक। तो हम लोग जब बात करते हैं, तो मैं बता रहा था कि स्टील क्यों सूटेबल था, काफी ज्यादा सूटेबल था। और सूटेबल इसलिए था क्योंकि इसमें जो इसके कंपोजिशन जो इसका है वो काफी सूटेबल था उन चीजों के लिए जो हमको चाहिए थी। अब वो क्या है, अभी उन पर बारी बारी से बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब जो टॉपिक हम लोग का है कि सूटेबिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील, बाकी सारे भी हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल। जैसे हमने सबसे पहले बात कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। आरसीसी क्या है, कंक्रीट में हमने स्टील ऐड कर दिया, आरसीसी हो गया। स्टील क्या, कोई रेनफोर्समेंट ऐड किया, आरसीसी हो गया। दूसरी बात रेनफोर्समेंट मटेरियल हमने बात कर लिया। रेनफोर्समेंट मटेरियल में बंबू हो सकता है और भी बहुत सारे जिनमें बंबू वगैरह की बात हमने की। लेकिन सबसे अच्छा हमने दूसरी बात की सूटेबिलिटी ऑफ स्टील। स्टील क्यों सूटेबल है, इसके अंदर खास बात है कि ये काफी मजबूत है, मतलब इसके अंदर क्या है, अच्छी स्ट्रेंथ है। सबसे बढ़िया इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। दूसरी बात इसके बारे में हम लोग अगर कर लें, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ, अच्छा बाकी सारी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब कौन कौन सा इसके अंदर स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन भी है, कंप्रेशन भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, शियर स्ट्रेंथ भी है, शियर भी है। उसके बाद इसके अंदर और भी ज्यादा सबसे बड़ी बात कहें तो डक्टिलिटी है। अब डक्टिलिटी कहां जरूरत है उसके बारे में बाद में बात कर। ये सारी स्ट्रेंथ इसके अंदर पाई जा रही है, एक्सेप्ट इन चीजों के अलावा, अगर हम कहें एक्सेप्ट दीज, अगर हम लोग बात करें तो सबसे बाकियों के कंपेयर में ये सस्ता है। अब सस्ता का मतलब चीप लिखना थोड़ा सही नहीं है, लिख रहा हूं, चीप नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रीजनेबल है, काफी रीजनेबल है, बाकियों के कंपेयर में काफी सस्ता है। अब सस्ता रहने का केस है कि अगर इतना ही मजबूती का दूसरा मटेरियल अगर आप लें तो वो उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना स्टील है। तो स्टील काफी सस्ता है। ऊपर से दूसरी और जरूरी चीज इसके बारे में, ये क्या है, अवेलेबल है, आसानी से क्या है, अवेलेबल है। बात समझ में आ रही ना, ये सारा आसानी से क्या है, अवेलेबल है। अब इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब सब कुछ ठीक है इसके अंदर, जब सब कुछ इसके अंदर ठीक है, तो कौन से ऑप्शन को हम लोग, अगर देखिए जेई में कई बार, आपने डिप्लोमा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जेई में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि वाई स्टील, स्टील ही क्यों। तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं कि इसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, सस्ता। लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो माना जाता है उसमें वो ये कहा जाता है कि देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसका होने का जो रीजन होता है सूटेबिलिटी का, वो होता है इसका लीनियर एक्सपेंशन, या इसका कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर। इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर। थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर क्या होता है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय अल्फा।
अल्फा से डिनोट किया जाता है स्टील का थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर, या किसी का भी। अल्फा अगर स्टील की बात करें तो ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये स्टील का थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर है। अब ये क्या शो करता है, देखिए जब भी स्टील कंक्रीट के साथ जुड़ती है ना, जैसे कंक्रीट आपने बनाना है, अंदर छड़ें डाल दी, ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, हो सकता है ऐसा होता कि कंक्रीट अपना ऐसे रहती कि कंक्रीट फैल जाती और छड़ें उसके अंदर ऐसे अंदर बाहर होने लगती। तो क्या मतलब है ऐसी चीजों का, जरूरत तो हमें ऐसे पदार्थ की है कि जब छड़ हम उसके अंदर लगाए हैं और जब पूरा स्ट्रक्चर मुड़े ना, जब पूरा स्ट्रक्चर मुड़े तो एक साथ स्टील भी खींचे, कंक्रीट भी खींचे। मतलब ये बताइए हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारा तनाव है, वो कौन झेलेगा? आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़ी कि क्या करेंगे जब हमारा स्ट्रेस ही नहीं झेल पा रहे हैं? तो स्ट्रेस झेला तब जाता है। देखिए अगर आप कंक्रीट का कुछ बनाए हैं, उसके अंदर स्टील है, ऐसा कर सकते हैं क्या कि कंक्रीट बना लें, बाद में उसके अंदर होल करके स्टील डाल दें, स्टील मतलब छड़ें लोहे की डाल दें, तो क्या लोड लगने पर उन छड़ों पर लोड आएगा? नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब छड़ें उसके साथ साथ ढाली जाए, और उसके साथ साथ ढालने का फायदा क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाती है, और जब एक खींचता है तो दूसरा भी खींचता है। तो जो मजबूत था, कंप्रेशन में था। अक्सर आप एक सिंपल सी बात समझिए, जब कोई बीम बनाई जाती है ना, बीम का मतलब समझिएगा, ऐसे कोई बीम है जिस पर लोड लगा, ये आपका सपोज करिए बीम है आपका, ये बीम आपकी है, और इस पर लोड लगा जब ऊपर से ऐसे, जब लोड लगा और ये बीम मुड़ी, तो आप सिंपल सी बात जानते हैं, आप सोम में पढ़ चुके हैं ये चीज कि इसके ऊपर वाले जोन में क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। ऊपर वाले जोन में क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। और नीचे वाले जोन में क्या आएगा? टेंशन। तो देखिए ऊपर तो कंक्रीट क्या होती है, कंप्रेशन में काफी मजबूत होती है, तो कंक्रीट जल जाती है, लेकिन जब नीचे से खींचना शुरू कर तो वही क्रैक करके टूट जाता है। तो नीचे से कंक्रीट काफी मजबूत होती है, मतलब जहां तनाव आता है, कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की ना, वो काफी कम होती है। मतलब कितना होता है? ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है वो 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अगर 100 न्यूटन ले रही है कंप्रेशन में, तो केवल 10 न्यूटन लेगी वो टेंशन में। तो टेंशन में काफी कमजोर होने की वजह से हमने क्या किया, हमने टेंसाइल जोन में यहाँ पे जो तनाव क्षेत्र था, वहां पर स्टील की छड़ें ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया स्टील की छड़ें, कि जब खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो कंक्रीट नहीं खींचेगी, बल्कि उसके अंदर जो छड़ है वो खींचेगी। और छड़ तनाव में बहुत मजबूत है, छड़ जो है वो तनाव में काफी मजबूत है, इसलिए हमने नीचे तनन क्षेत्र में क्या लगा दिया? छड़े। लेकिन बंधु कब तक, ये बताओ, छड़े बाद में तो बाहर से नहीं लगा सकते हो, वो बनते समय ही तुमने लगाया होगा, तभी वो काम करेगा जिस काम के लिए वो लगाया गया है। तो एक बात सिंपल सी बताइए, अगर ऐसा हो कि हमने छड़े लगा दी, कंक्रीट के साथ जोड़ दिया, और कल को जब टेम्परेचर बढ़े, मतलब कहीं पर गर्मी बढ़ रही है या तापमान में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुआ या कमी आई, दोनों केसेस में, चलिए बढ़ने का एग्जांपल लेते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ते समय क्या हुआ, बड़ी तेजी से कंक्रीट फैलने लगे और स्टील उतना ना फैले, या फिर उल्टा कंक्रीट फैल, तापमान पाके हर चीज क्या होती है? एक्सपेंड करती है। अब कंक्रीट एक्सपेंड किया, स्टील उससे ज्यादा एक्सपेंड कर गया। तो देखिए जब दोनों एक के साथ जुड़े हुए थे और एक ज्यादा एक्सपेंड कर गया, एक कम एक्सपेंड किया, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आप सिंपल सी बात समझिए, दो लोगों में जुड़ाव तभी तक संभव है जब तक गर्मी गर्मा ना हो। हम आपसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और जहां तापमान गर्म हुआ वहां आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो क्या ही स्ट्रेस ट्रांसफर होगा बताइए? तो क्या आप हमारा दुख समझेंगे और हम आपका दुख समझेंगे? ऐसा संभव ही नहीं। ये एक दूसरे का जो तनाव का जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी स्ट्रेसेस का जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द बॉन्ड इज परफेक्ट बिटवीन मटेरियल्स। बॉन्ड इज परफेक्ट बिटवीन मटेरियल्स का मतलब, ये कंक्रीट है, ये स्टील है, इनके बीच में जो बॉन्ड होती है ना, वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। बॉन्ड मतलब जुड़ाव जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, और ये होता भी है। बाकी अन्य पदार्थों जैसे बंबू वगैरह क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि इसके साथ कंक्रीट की बॉन्ड उतनी अच्छी नहीं थी, और बॉन्ड अच्छी तब मानी जाती है जब सामान्य स्थितियों में तो बॉन्ड अच्छी हो ही, साथ साथ जब तापमान बढ़े तब भी बॉन्ड बनी रहे। तापमान बढ़ने पे बॉन्ड कैसे बनेगा? तापमान बढ़ने पे बॉन्ड ऐसे बनेगा कि जब कंक्रीट फैलेगी तो जितना कंक्रीट फैला उतना ही स्टील फैलेगा,
जितना कंक्रीट फैलेगा उतना ही स्टील फैलेगा। मतलब कंक्रीट यहां थी, ये हल्की सी ऐसे एक्सपेंड की, स्टील भी उसके साथ एक्सपेंड कर गया, दोनों साथ में सिकुड़े, तो अलग कहां हुए? अरे आप हमारे साथ चल रहे हैं, जब हम तेज चले तो आप भी तेज चले, और हम स्लो चले तो आप भी स्लो। जब दोनों साथ साथ आगे पीछे होंगे तो बॉन्ड तो बनी रहेगी, यानी जुड़ाव। अब हम तेज भागे आप स्लो, या आप तेज हम स्लो, तब ना अलगा होगा। तो समझ में क्या आया? बॉन्ड परफेक्ट तभी हो सकती है जब दोनों साथ साथ फैलों और सिकुड़ें, और दोनों साथ में फैलते सिकुड़ते हैं। स्टील के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो कंक्रीट के साथ एक्सपेंड करता है, और कंक्रीट के साथ ही क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसीलिए कहते हैं कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर लगभग बराबर होता है। मतलब स्टील का 12 इंटू 10⁻⁶ होता है, तो लगभग कंक्रीट का जो अल्फा होता है, अल्फा कंक्रीट, वो 9.9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग इसका 12 है तो इसका 10 है। मतलब इसका 12 और इसका 10 का मतलब समझ गए होंगे कि दोनों का लगभग थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर आपस में क्या है? बराबर है। ये इनकी सुटेबिलिटी है किस चीज की? ये इनकी सुटेबिलिटी किस चीज की? कि वाई स्टील इज सुटेबल फॉर कंक्रीट फॉर रेनफोर्समेंट। मतलब रेनफोर्समेंट के लिए, कंक्रीट के रेनफोर्समेंट के लिए स्टील ही सबसे बेटर क्यों है? इसका जवाब आपको समझ में आया? बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज perfect due to almost equal thermal expansion factor of both the materials। मतलब दोनों पदार्थों के लगभग एक समान थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर के कारण बहुत अच्छा होगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स डाउनलोड करने का भी ऑप्शन एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगा लीजिए ताकि लोगों तक पहुंच पाए, और कुछ ना कुछ तो मदद हो ही जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो और लोगों को एप्लीकेशन के बारे में सलाह दीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर और अपने टाइमलाइन पर इसको शेयर कर लीजिए ताकि आप जैसे और लोगों की मदद हो पाए और हमारा भी कुछ फायदा हो पाए, ठीक है ना। तो लेट्स सी, जो यूनिक नॉलेज मिलेगी उसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको, और फीस जो बहुत लगती भी है ना, वो बहुत ही जेन्युइन फीस लगेगी, बहुत ही कम फीस लगेगी, और आपको क्वालिटी नॉलेज मिल जाएगा। आप कहेंगे कि क्यों आप सब लोग ऐसा कहते हैं, तो कीप वॉचिंग, वीडियो कंप्लीट करिए, पता चलेगा आपको कि क्या आपने नया पाया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि वाई स्टील, तो जवाब मिला कि स्टील के साथ ये सब सुटेबल। स्टील के अंदर खास बात यही थी, सबसे जरूरी बात, कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर ऑलमोस्ट इक्वल था। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑलमोस्ट इक्वल थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर की वजह से दोनों के बीच बॉन्ड परफेक्ट है, और बॉन्ड परफेक्ट नहीं होगी तो स्ट्रेस का ट्रांसफर भी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, HYSD स्टील एंड TMT बार्स। अब स्टील अच्छी है, लेकिन कौन सी स्टील, कितने टाइप की स्टील होती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जितनी स्टील है सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और लास्ट में फिर इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। देखिए, आप यहां सबसे अच्छी बात आपको यह मिलने वाली है कि सिलेबस आप अपना BT UP बोर्ड, मैं BT UP बोर्ड को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अदर बोर्ड वाले लोगों को भी काम आता है। बहुत सारे यहां तक कि दूसरे कुछ कंट्रीज हैं छोटे छोटे, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, वहां तक भी ये सारी वीडियोज बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ रही हैं, और कोर्स परचेज भी हो रहा है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर के, यूपी को मैंने इसलिए फॉलो किया है क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूं। बाकी अगल बगल के स्टेट वाले लोगों के भी बराबर मैसेज आते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनका इतना मोहब्बत और प्रेम मुझे मिलता रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं, अभी तक क्या इसमें से कोई डाउट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी है, रेनफोर्समेंट मटेरियल में हमने सुटेबिलिटी ऑफ स्टील, और एज रेनफोर्सिंग मटेरियल मतलब प्रबलन पदार्थ के रूप में स्टील क्यों सुटेबल है, इस पर बात हो गई। अब अगला टॉपिक कौन सा बताया, हम टॉपिक पहले ही लिख रखे हैं ताकि डिसअपॉइंटेड ना हो। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। एक माइल्ड स्टील होता है, HYSD स्टील होता है, TMT बार्स होता है, इनके बारे में बात कर ले, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं और उनको कैसे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। वन बाय वन चीजों को देखते हैं। तब तक फटाफट से आप लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियोज को थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, अपने टाइमलाइन पे डाल दीजिए, या अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए, आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। एनी हाउ, जो भी मदद आप हमारी कर सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता हूं तो और अच्छा काम करता हूं, ठीक है ना।
अगर आपका प्रेम ऐसे बनता रहा तो कुछ सब्जेक्ट्स मैं यूट्यूब पे फ्री में ही ला दूंगा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए अब लॉकडाउन है तो मैं पहले फ्री में ही पढ़ाया था, मैं पूरा फ्री में ही आप लोगों को पढ़ाया था। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको याद भी होगा, याद भी करते होंगे। लेकिन अब क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ, दिन का काम करना है तो फिर अपना पेट भी तो पालना है, तो मतलब ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो अदरवाइज मैं फ्री ही रखता। अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती तो मैं वीडियोस फ्री रखता। लेकिन अब ऑनलाइन का ही भरोसा है तो फिर मुझे पेड कराना, वो भी इतना जेन्युइन रखूंगा कि आप आराम से परचेज कर पाएंगे चीजों को। मुझे भी ध्यान रहता है कि लगभग डिप्लोमा या जो बीटेक कर रहे हैं आजकल मिडिल क्लास लोग ही कर रहे हैं, तो मैं ध्यान रख के चीजों को करूंगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील क्या होता है, इसको बोलते हैं मृदु कार्बन। मृदु कार्बन का मतलब जिसमें कार्बन का अमाउंट, देखिए किसी भी स्टील में जब कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, बढ़ने लगता है तो वो कठोर यानी हार्ड होने लगती है। इट्स नॉट इजी टू पेनिट्रेट दैट स्टील और इट्स नॉट इजी टू मेक एनी स्क्रैच मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील। मतलब अगर कोई चीज हार्ड होती जा रही है, हार्ड इन द सेंस आप ये मत समझिएगा हार्डनेस का मतलब, यहाँ हार्डनेस एक प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पहले सोन में पढ़ा चुका हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में ये होता है कि स्क्रैच मार्क नहीं पड़ते हैं उस पर, उसको पेनिट्रेशन करना है, उसमें कुछ धंसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी चीज को हार्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब हार्डनेस बढ़ने की वजह से उसमें क्या बढ़ने लगता है, देखिए अगर एक आयरन लिया जाए, प्योर आयरन Fe, तो वो काफी डक्टाइल है, उसको खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे आप, जैसे अगर आप बात करें इस टाइप से, सबसे जो लोहा तुरंत निकलता है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन होता है, मतलब कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। थोड़ा सा कार्बन उसमें से हटाया जाता है, थोड़ा प्योर बनाया जाता है उसको, तो वो बनता है कास्ट आयरन। और कार्बन रिमूव करते हैं तब वो स्टील की कैटेगरी में आता है, प्लस कुछ चीजें ऐड भी की जाती हैं। फिर उसके बाद और नीचे करते हैं तब वो आ जाता है किसकी कैटेगरी में? रॉट आयरन की कैटेगरी में। रॉट आयरन की कैटेगरी में आ जाता है। ये चार कैटेगरी में स्टील होती है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? इसमें है सबसे ज्यादा कार्बन। लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? नीचे की तरफ। ये इसको समझिएगा आप, डक्टाइल मतलब जिसको आसानी से खींचा जा सके। और अब ये बताइए, और अच्छा ऊपर वाले में डक्टिलिटी, ये मैंने लिखा है क्या बढ़ रहा है नीचे? डक्टिलिटी। ऊपर क्या बढ़ रहा है? कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ऊपर की ओर बढ़ रही है। ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता, मतलब कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा रहता है ना, वो पत्थर की तरह हो जाता है, मारेंगे चोट तड़ाक से टूट जाएगा पूरा। मारेंगे चोट उस पर तड़ाक से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि ब्रिटलनेस बढ़ेगी प्लस कार्बन संवर्धन। मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली स्टील इज। उसके बारे में जो असल में जानकारी चाहिए वो चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ साथ इसमें क्या बढ़ता है। कह सकते हैं कि बढ़ती है उसकी स्ट्रेंथ। तो कहेंगे सर स्ट्रेंथ का मतलब? स्ट्रेंथ का मतलब जिसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाए, खींचे ही ना, लेकिन हल्का सा भी खींचे तो टूट जाए। जैसे अगर एक आदमी बहुत मजबूत है, एक आदमी ऐसा है बहुत मजबूत कि वो 400 का लोड ले सकता है, लेकिन जैसे ही 420 हुआ खटाक। एक आदमी लोड ले सकता था 200 तक का, लेकिन वो 200 में ही काफी ज्यादा खींच गया। और 400 वाला ना, 400 वाला खींच नहीं रहा था, 400 वाले में ऐसे खींचते खींचते हल्का सा ऐसे बड़ा टूट गया। लेकिन 200 वाला क्या था, 100 पे खींचना शुरू हुआ, 200 तक इतना खींच गया तब टूटा। तो जो खूब खींच के टूट रहा है उसके अंदर कार्बन कम रहेगा। जब खूब खींच के टूट रहा है कार्बन कम रहेगा और वो कम स्ट्रेंथ वाला बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे हाई कार्बन स्टील की, तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेन शो नहीं करता है फेलियर के समय। फेलियर के समय ज्यादा स्ट्रेन शो नहीं करता है। ज्यादा स्ट्रेन शो न करने का मतलब हुआ कि वो ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हल्का फुल्का आइडिया लगा। हम लोग किसको यूज करते हैं ज्यादातर? स्टील को। और स्टील में भी अगर कैटेगरी बनाए तो हाई कार्बन स्टील हो सकती है, मीडियम कार्बन हो सकती है और लो कार्बन हो सकती है। लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं।
देखिए हमने ऊपर का तो यूज ही नहीं करना है प्रयोग स्टील का, और स्टील में भी एक लो कार्बन, एक मीडियम कार्बन, एक हाई कार्बन। तो अभी केस हम लोग बात करेंगे स्टील के टाइप की और उसके बिहेवियर की, ठीक है ना। स्टील के टाइप का और उसके बिहेवियर का, अलग अलग स्टील का अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर हम स्टील के, अगर हम लोग ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अभी हम स्ट्रेंथ बेसिस करते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जरूरी जो आता है वो आता है आपका माइल्ड स्टील, कार्बन कंटेंट के आधार पर कर रहा है। दूसरा आपका आता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन, और तीसरा आता है हाई कार्बन। सबके अंदर क्या गुण होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया। माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन होता है, मीडियम, माइल्ड मतलब हल्का कम, ठीक है ना। उसके बाद मीडियम आता है आपका, फिर हाई कार्बन स्टील आ जाता है, ठीक है ना। अब ये स्टील्स के बारे में आपने हल्का फुल्का आइडिया लगा लिया कि इनका क्या गुण होगा। अगर हम इनको ऐसे प्लॉट करें, ऐसे इस टाइप से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, इस पर हम लोग दिखाएं क्या आपका, लेट मी शो यू। यहां पर हमने दिखाया अच्छे तरीके से स्ट्रेन को ई से दिखाया, यहां पर हम दिखा रहे हैं स्ट्रेस को, और ये सारे डायग्राम सोम में मैंने बना बना के आपको समझाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ, अगर आप सोम भी नहीं पढ़े, डायरेक्ट आरसीसी पढ़ने आ गए हैं, तो आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन आप जो बृहद जानकारी चाहते हैं वो सब आपको नहीं मिल पाएगी, वो सोम पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो स्ट्रेस का हिसाब ये है। तो ये देखिए एग्जाम में तो नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। माइल्ड स्टील के बारे में देखा गया कि माइल्ड स्टील जो शो कर रहा था, यहां पे ध्यान समझिएगा, ऐसे माइल्ड स्टील जो शो कर रहा था वो ये हिसाब शो कर रहा था, ऐसे वो माइल्ड स्टील का कर्व था। ये कैसे बना था, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व इस टाइप से गया था, फिर अपना ये जोन क्या है, ये सब सब शो में डिस्कस किया गया। लेकिन ये काफी ज्यादा डिफॉर्म हुआ, और यहां पर जाके इसका क्या हुआ, यहां पर ये रप्चर पॉइंट पर पहुंच गया, यहां पर जाके फिर स्ट्रेन का, देखिए स्ट्रेन काफी ज्यादा हो गई, स्ट्रेन काफी ज्यादा हुई, तब जाके ये क्या हुआ, अपना टूट गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो हाई कार्बन स्टील थी उनका हिसाब ये था कि वो ऐसे जाके, ऐसे देखिए यहां पर गई इस टाइप से, और यहीं पर जाके इनका रप्चर हो गया, मतलब इसी पॉइंट पर जाके टूट गई। देख रहे हैं आप, अगर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस किसमें ज्यादा डेवलप हुआ, कहेंगे सर स्ट्रेस डेवलप हुआ यहां तक, किसमें, इस वाले में, मतलब HYST में स्ट्रेस यहां तक डेवलप हुआ, जबकि माइल्ड स्टील में स्ट्रेस यहीं तक डेवलप हुआ। तो क्या माइल्ड स्टील मजबूत हुआ, नहीं, मजबूत ये हुआ, लेकिन स्ट्रेन किस में ज्यादा हुई, कौन ज्यादा फैल गया टूटने से पहले, टूटने से पहले खूब फैल गया, कौन, माइल्ड स्टील। ये कर्व किसका शो कर रहा है, माइल्ड स्टील का, ये माइल्ड स्टील का कर्व है, जबकि ये जो कर्व शो कर रहा है वो आपका, वो HYSD छड़ों का है। अब HYSD छड़ें क्या है, इनके बारे में बात कर लें। तो HYSD छड़ें वो होती हैं जिनमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है। देखिए जो माइल्ड स्टील की इल्ड स्ट्रेंथ होती है ना, इल्ड शब्द का मतलब क्या होता है पहले यहां ये समझिएगा। देखिए छड़ के अंदर, कंक्रीट के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। कंक्रीट को जब दबाए रखेंगे आप, लोड देंगे, कंप्रेशन देंगे, वो एक लेवल पे जाके टूट जाती है। तो जो जिस पर वो टूटती है ना, वो उसका क्या कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंक्रीट जिस पर टूट जाती है वो स्ट्रेंथ उसकी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, रप्चर स्ट्रेंथ। रप्चर, या रप्चर कहें या इसको हम लोग कहें क्रैकिंग स्ट्रेंथ कहें, बेटर वर्ड होगा। कंक्रीट का क्या होगा, वो क्रैकिंग स्ट्रेंथ होगा। क्रैकिंग स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेंथ का मतलब जिस पर कंक्रीट पूरी तरह से क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, उसको क्रैकिंग स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, जिस स्ट्रेंथ पर क्या होता है उसका क्रैक हो जाती है वही उसकी स्ट्रेंथ लेते हैं, मतलब जितने पर वो टूट गई वही कंक्रीट की क्या है, स्ट्रेंथ है। बट स्टील के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टील के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टील एक लिमिट पर लोड लगता है तब तक फैलती जाती है, तब तक फैलती जाती है, एक लिमिट के बाद बड़ी तेजी से खींचने लगती है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद स्टील का बिहेवियर सही नहीं रह जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टील की जो स्ट्रेंथ ली जाती है वो उसकी क्रैकिंग या रप्चर स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी इल्ड स्ट्रेंथ ली जाती है। इल्ड स्ट्रेंथ मतलब जो स्टील की स्ट्रेंथ ली जाती है वो उसकी इल्ड स्ट्रेंथ ली जाती है। इल्ड का मतलब होता है
मतलब पॉइंट ऑफ लोडिंग, मतलब लोड का वो पॉइंट जिस पर स्ट्रेन तेजी से होने लगे। मटेरियल स्टार्ट गोइंग अंडर परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब मटेरियल जो है लगातार बढ़ने लगता है किसकी तरफ, परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ। तो ऐसे पॉइंट को इल्ड पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद इल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब मटेरियल में इल्डिंग स्टार्ट हो जाए तो उसका बिहेवियर सही बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, उसका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं रह जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर, अब ध्यान रखिएगा जरा यहाँ पे। क्रैकिंग स्ट्रेंथ आपने समझा कि क्या हुआ, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्रैकिंग से ली जाती है, स्टील की स्ट्रेंथ वेल्डिंग से। तो देखते हैं स्टील का स्ट्रेंथ कहां से लिया जाता है। आपने कहा कि सर स्टील तो यहां फेल हुई इस स्ट्रेस पर, लेकिन हम उसका लेंगे यहीं पर, क्योंकि देखिए यहीं के बाद वो तेजी से बढ़ने लगा स्ट्रेन तेजी से, तो इसका इल्ड स्ट्रेंथ देखिए यहीं पर लिया जाएगा। स्ट्रेस का ये पॉइंट ही एफ वाई कहा जाएगा। एफ वाई मतलब इल्ड स्ट्रेंथ, कंक्रीट स्टील का इल्ड स्ट्रेंथ। इल्डिंग वो पॉइंट होती है जिसके बाद तेजी से क्या एच वाई एस डी में कहीं इल्डिंग हो रही है? एच वाई एस डी ऐसे ऊपर गया, यहां झुक गया, यहीं फेल हो गया, क्या इसमें कहीं इल्डिंग हो रही है? इसमें इल्डिंग नहीं हो रही है। तो एक चीज जान लीजिए, ये वाला टॉपिक देखिए, लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875, इसको मैं पूरा ऊपर का कॉन्सेप्ट अब मिटा रहा हूं, सबको डिस्कस, इसको मैं अभी बाद में मेंटेन कर रहा हूं, लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ये वाला पॉइंट केवल बचा है, लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर, इस पर हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूं आपको और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें कर्व में आपने देखा कि ये था आपका माइल्ड स्टील, लेकिन HYSD छड़ें जो थी वो यहां से ऐसे ऊपर जाते हुए ऐसे झुक गई थी तुरंत नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इनमें और उनमें क्या अंतर था? इनमें इल्ड पॉइंट क्लियर रहता है, किसमें? माइल्ड स्टील में इल्ड पॉइंट क्लियर रहता है। और जनरली जो इसका इल्ड पॉइंट होता है माइल्ड स्टील का, देखिए कंक्रीट का स्ट्रेंथ दिखाया जाता है FCK से। लाइक अगर कंक्रीट का ग्रेड M20 है, तो इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से पहले ही पढ़ लिया होगा कि M20 में M स्टैंड फॉर मिक्स, M स्टैंड्स फॉर मिक्स का मतलब होता है M मिक्स को दर्शाता है। एंड दिस 20 shows characteristic strength of concrete after 28 days of curing of 15 सेंटीमीटर क्यूब। 15 सेंटीमीटर के क्यूब का 28 दिन के तराई के बाद जो स्ट्रेंथ होता है वही यहाँ पर ये 20 है, which is 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इस पर बात हम लोग कर चुके हैं काफी ज्यादा कि ये क्या है, इसका मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी तरह स्टील का, तो स्टील की स्ट्रेंथ F तो स्ट्रेंथ है, यहां CK क्रैकिंग को दिखा रहा है कि जिस पर क्रैक हुआ है वही स्ट्रेंथ है, लेकिन स्टील का स्ट्रेंथ F क्रैकिंग से न दिखा के FY से दिखाते हैं, विच इज नोन एज FY, मतलब जहां पे इल्डिंग हुआ है, यहाँ क्रैक करने वाला स्ट्रेंथ है वहां इल्ड। यहाँ इल्डिंग कहां हुई है? इस पॉइंट पर इल्डिंग यहाँ पर, क्योंकि फेल तो ये अल्टीमेटली तो इसमें स्ट्रेस इतना जनरेट हुआ है, अल्टीमेटली तो इसमें इतना स्ट्रेस जनरेट हुआ है। तो आप लोग एक चीज जान लीजिए कि इस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये सब क्या है 100 में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेंथ होती है FU जो होती है वो तो 420 के नियर अबाउट होती है माइल्ड स्टील की। लाइक माइल्ड स्टील टूटने से पहले 420 तक का स्ट्रेस झेला रहता है, लेकिन उसकी इल्डिंग 250 पे ही लगभग स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील का जो FY होता है वो नियरली 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm के नियर अबाउट लिया जाता है, देखा गया है प्रयोगों के आधार पर ऐसा मिला है। तो माइल्ड स्टील का जो इल्ड स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm होता है, ये प्रयोगों से स्ट्रेस स्ट्रेंथ के कर्व से मिला। लेकिन जो हाई इल्ड स्ट्रेंथ बार होती हैं उनमें इल्डिंग होती नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कर्व अचानक से इसे भागने लगा। तो इनका इल्डिंग कहां लिया जाए? तो स्ट्रेन को लिया गया 0.002 यानी 2.2% का स्ट्रेन लिया गया। उस स्ट्रेन से एक पैरेलल लाइन ऐसे गुजारी गई, और ये पैरेलल लाइन जो इस लाइन के पैरेलल जा रही है, उस पॉइंट को ही उसका इल्ड पॉइंट मान लिया गया। और इस इल्ड पॉइंट पर इसकी HYSD की अलग अलग, HYSD भी दो तरीके की होती है। जो हाई, देखिए मीडियम कार्बन स्टील का जो FY लिया जाता है ना, वो लगभग 350 न्यूटन पर स्क्वायर mm लिया जाता है, 350। लेकिन जो हाई कार्बन स्टील होती हैं उसमें होता है टोर 40 और होता है टोर 50। टोर का मतलब होता है जो टोर्ड हो,
ट्विस्टेड हो या डिफॉर्म्ड हो, ऐसे क्षणों में जो यील्ड स्ट्रेंथ Fy होता है ना वो 415 न्यूटन पर स्क्वायर एम तक, और जो आपका इसका जो Fy होता है वो लगभग 500 न्यूटन पर स्क्वायर एम तक होता है। 500 न्यूटन पर स्क्वायर एम तक ये होता है। बात समझ में आ रही ना? तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया कि ये माइल्ड स्टील का ये वाला कर्व है, ये मीडियम कार्बन स्टील भी इसी पर शो किया जा सकता है, और HYSD में भी, या जो हाई कार्बन स्टील है। HYSD शब्द का मतलब नहीं समझा पाया मैं। HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। HYSD बार का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ काफी हाई हो और वो ऊपर से डिफॉर्म्ड हो। देखिए माइल्ड स्टील जो होता है ना वो अक्सर पहले बनता था, अब नहीं बनता है, वो स्मूथ होता था। जो छड़ें नहीं ऊपर से चिकनी प्लेन होती थी, अब छड़ें खुरदुरी आ रही हैं, ऊपर से ऐठी ऐठी या डिफॉर्म हुई हैं, उनका सतह जो है वो डिफॉर्म्ड है। तो डिफॉर्म बार जो होती हैं आपकी, जो डिफॉर्म बार आपकी होती हैं और उनकी यील्ड स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, उनको कहते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। बात समझ रहे ना? अब इन छड़ों का हिसाब आपको समझ में आ गया कि ये जो छड़ें होती हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वाली, वो मजबूत होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ टोर 40 टोर 50, अब 550 वाली भी धीरे धीरे आ रही है। ये छड़ों के बारे में सामान्य जानकारी थी। अगर आपको माइल्ड स्टील बोलेगा तो स्ट्रेंथ ये लीजिएगा 250, अगर आपको हाई यील्ड स्ट्रेंथ बोलेगा तो बताएगा कि 415 है या 500 वाली है। इनका केस यहां तक हुआ छड़ों का। इन छड़ों का प्रयोग आप अपने आरसीसी में कर सकते हैं। बात समझ रही? अब कहानी और आगे क्या समझनी है आपको कि एक टीएमटी होता है। टीएमटी का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ऐसी छड़ें जिनको थर्मल पावर से मैकेनिकली ट्रीट करके बनाया जाता है, यानी इनकी क्वालिटीज को और सुधारने के लिए इनको थर्मो मैकेनिकली मतलब थर्मल पावर से इसको पिघला करके और उनकी स्ट्रेंथ को और इनहेंस किया जाता है। तो ऐसी छड़ों को टीएमटी कहते हैं। ये भी डिफॉर्म्ड होती है, इनकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ और क्वालिटी में और बढ़ोतरी के लिए उनको टीएमटी मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, मतलब एक ट्रीटमेंट दिया जाता है विच इज नोन एज टीएमटी। तो आजकल ज्यादातर छड़ें टीएमटी ही है, मतलब उनका थर्मल ट्रीटेन हुआ है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुए थर्मल ट्रीटमेंट हुआ है। तो आपका यहां पर ये समझ में आ चुका आपको कि वाई स्टील और स्टील के टाइप और स्टील में जो छड़ों के टाइप हैं उनके बारे में अंतर आप लोगों ने चीजों में समझ लिया। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करें, देखिए आज का जो क्लास है ना वो केवल मटेरियल जो यूज होने वाले हैं, जैसे कंक्रीट है और स्टील है, केवल उन्हीं के बारे में बात होगी अभी कोई। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लंबा है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो पकड़ में इसका शुरू का कुछ लेक्चर समझने के लिए, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, सबसे लंबा अगर कुछ लेंदी है डिप्लोमा के सिलेबस में तो यही है। इसको समझने में टाइम बहुत लगता है और सबसे लंबा जो लेंदी है वो ये है भी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं लोड के बारे में। देखिए जब भी किसी IS 875 की अगर बात करें हम लोग तो ये बात करता है किसकी, लोड अदर देन अर्थक्वेक लोड, अभी हमने डिजाइन के बारे में बात किया ही नहीं, अर्थक्वेक लोड। यहां ध्यान रखना दोस्त कि जब भी हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं ना तो अभी हमने केवल मटेरियल के बारे में पढ़ा, असल में हमको करना यह है आरसीसी में पूरे कि आपको कोई लोड दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया तो कितना बड़ा बीम बनाएं, कितनी मोटी स्लैब डालें ताकि वो उस लोड को ले सके। तो आपको ये सब समझने के लिए लोड का ज्ञान होना भी जरूरी है कि किसी स्ट्रक्चर पर कितना लोड आ रहा है, इसका ज्ञान होना भी आपको जरूरी है। तभी ना आप, अरे भैया आपको पता नहीं कि आप एक घर बना, अरे भैया इस पर कितना लोड आएगा, लोड के बारे में जब जानकारी लेंगे तभी आप बना पाएंगे कि उसके लिए कितनी मोटी छत बनाएं, कितना लंबा बीम बनाएं, कितना गहरा रखें, कितनी छड़ लगाएं, यही सब तो करना है आरसीसी में पूरे। पहले तो मटेरियल पढ़ रहे हैं, अभी उनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिजाइन करेंगे, डिजाइन मिमिक्स डिटरमाइनिंग द साइज एंड अमाउंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द लोड ऑन ए स्ट्रक्चर। और लोड के बारे में जो बात की गई है, जैसे आरसीसी के बारे में जो बात की गई है ना, जितना भी आरसीसी आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे किसके बारे में, 456 2000 से 456 2000 आपका आईएस कोड है। 456 क्या है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की किताब होती है,
जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप मेंटेन करेंगे चीजों को। मेंटेन करने का मतलब हुआ कि भाई क्या चीज कैसे रखें, क्या करें, इसके बारे में लोगों की जो गाइडेंस है, जो इंजीनियर्स बड़े बड़े अपनी बातें बताएं इसके बारे में कि भैया ये बना रहे हो तो ये फॉलो करो। जो अनुभवी लोगों ने अपना जो ज्ञान दिया है ना, वो किस में दिया है, कोड में दिया है। और जैसे कानून में धाराएं होती हैं तो उसमें नंबर होता है कि ये फला 35A होगा, 370 होगा। इसी तरह आरसीसी के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी जानकारियां किस कोड में है, 456 में। और ये 2000 क्या है, ये इसके संशोधन को दिखा रहा है। संशोधन का मतलब होता है कि कब ये अपना मॉडिफाई हुआ था, सन 2000 में मॉडिफाई हुआ था और उसी कोड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। इसी तरह लोड का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया IS 875 में सारे लोड की बात की गई है। जैसे 875 अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में बात की गई डेड लोड की। डेड लोड क्या है, जो मेंबर का खुद का, जैसे घर बना तो घर का खुद का जो लोड होता है या उसमें स्लैब है, बीम है, उन सब के बारे में अगर बात करें तो उन सारे लोड का बात जो है पार्ट 1 में किया गया। देखिए 875 सारे लोड की बात करता है, खाली किसकी बात नहीं करता है, अर्थक्वेक लोड की। इसी तरह पार्ट 2 में जो बात किया गया, और ये सब संशोधन कब हुए हैं, जो ये मैं अभी लोड के बारे में बता रहा हूं, वो 1987 में संशोधन हुआ है। बात समझ में, 1987 में संशोधन हुआ है और उसमें बताया गया लोड के बारे में। पार्ट 1 में डेड लोड की बात की गई, इसी के पार्ट 1 में। इसी के पार्ट 2 में मैंने 870 IS कोड में 875 में, जैसे 30 आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 19A, 19B, 19C, 19A, 19B, 19C पढ़ते हैं। उसी तरह 875 1 में डेड लोड के बारे में बात की गई कि कहीं पर डेड लोड का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसमें वॉल है, इसमें छतें हैं, सबके लोड को कैसे लेना है, कितना लेना है, वो सारी बातें। दूसरे नंबर पर जो पार्ट 2 में बात किया गया इंपोज लोड, मतलब बाहर से डाला गया लोड। इंपोज का मतलब होता है अध्यारोपित भार, इसको कहते हैं सेल्फ लोड या इसको कहते हैं अध्यारोपित भार। तीसरे नंबर पर आप कहते हैं पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं विंड लोड के बारे में, मतलब हवा के कारण जो दबाव का भार लगता है वो। चौथे नंबर पर बात करते हैं हम लोग स्नो लोड के बारे में। स्नो लोड का मतलब बर्फ वगैरह जहां पे गिरती है उसका भार। और पांचवें पार्ट में इसके हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कुछ स्पेशल लोड्स के बारे में, स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में, स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। कोई लोड कितना होता है, उसको कितना लिया जाना है, कैसे क्या करेंगे, उसके लिए 5 पार्ट में लोड को क्लासिफाई किया गया और पांचों पार्ट में बात की गई किसके में, IS 875 में बात किया गया, जिसका संशोधन 1987 में अब तक किया गया है। और उसके पांचों पार्ट में लोड कैसे हैं उनके बारे में बात किया गया। तो इन सारे लोड को देखिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना, आपको लोड दिया रहेगा, लेकिन आपको जानते जरूर रहना है कि लोड का कॉम्बिनेशन हम लोग लेते कैसे हैं। आज ये पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का मैंने एक ही लेक्चर में पूरा खत्म कर दिया गया और इसके बारे में हम बहुत सारी इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ, लेकिन अब हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे अपना, उसमें बहुत सारी जो मेन चीजें हैं वो शुरुआत होंगी। आज केवल आरसीसी का हवा मात्र हमने दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा और चीजें समझ में आई तो प्लीज शेयर करिए, अपने टाइमलाइन पर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।